Hello students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, motion in a straight line. So the first question arises, what is a motion? Motion is something in which an object changes its position. हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह मोशन है. जैसे कोई आदमी ज़िंदा है या वो मर गया, ये हम उसके हार्ट बीट्स को देखकर पता लगा सकते हैं. अगर हार्ट में मोशन है तो हम बता देंगे कि ये आदमी अभी ज़िंदा है. ठीक है. ऐसे ही फ्लो ऑफ विंड, रोटेशन ऑफ द अर्थ, दिन या रात होना, या फिर ईयर का चेंज होना. ईयर कैसे चेंज होता है? ईयर चेंज होता है जब अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है. दिन या रात कैसे होते हैं? जब अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है. तो अगर ये सब मोशन रुक जाएगा, अगर ये सारे मोशन रुक जाएंगे तो क्या होगा? तो लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी. बिना मोशन के कोई भी लाइफ नहीं है. मोशन है तो लाइफ है, और लाइफ है तो मोशन है. ठीक है. अगर लाइफ नहीं होगी तो मोशन नहीं होगा. ठीक है. तो मोशन इज़ समथिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन. एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, या फिर पोजीशन चेंज नहीं करता तो अपने अंदर कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर शो करता है. जैसे हमारा हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट करता है. बीट करने से हमें ये पता लगता है कि देयर इज़ स्टिल लाइफ रिमेनिंग इन पर्टिकुलर पर्सन. अगर कोई पर्सन में अगर हार्ट उसका बीट कर रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर जो ज़िंदगी है या लाइफ जो है वो बाकी है. अब आते हैं मोशन की डेफिनेशन पर. मोशन की डेफिनेशन के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है. डिपेंड करता है. जैसे अगर मैंने अभी आप लोगों से पूछा क्या आप अभी मोशन में हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने चारों तरफ देखेंगे. आप देखेंगे आपका जो क्लासरूम है वो रेस्ट पे है, उसके अंदर कोई भी चीज़ का मूवमेंट नहीं हो रहा. या फिर आप देखेंगे आपका डिस्टेंस अपने वॉल से कंपेयर किया आपने देखा कि आपकी डिस्टेंस वॉल से अभी 10 मीटर्स पर है. 10 मिनट बाद वापस से आपने काउंट किया तो आपने देखा कि अभी भी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स है. वापस से 10 मिनट बाद काउंट किया, आपने देखा कि अभी भी आपकी डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर्स है. तो आपने झट से बता दिया कि माई पोजिशन इज़ एट रेस्ट. आप रेस्ट पे हो और आपका मोशन नहीं हो रहा. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट सही भी है और गलत भी है. गलत कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के बाहर से अगर आप कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो बोलेगा कि दैट सच एंड सच पर्सन इज़ इन अ मोशन, क्योंकि अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट भी कर रही है और साथ साथ वो रिवॉल्व कर रही है. तो कंडीशन ऑफ मोशन या रेस्ट बताने के लिए हमें हमेशा एक रेफरेंस लेना पड़ता है, या हमें हमेशा दूसरी चीज़ के रेस्पेक्ट में बताना पड़ता है. अदरवाइज़ अगर रेस्पेक्ट में नहीं बताओगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. हमें हमेशा ये बताना पड़ेगा कि अगर आप मोशन या रेस्ट में हो तो किसके रेस्पेक्ट में हो. जब तक हम रेस्पेक्ट नहीं बताएंगे किसके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट या मोशन में, तब तक हमारा जो स्टेटमेंट है फिजिक्स में इनकम्प्लीट माना जाएगा. ठीक है. तो व्हाट इज़ मोशन? व्हेन अ पर्सन चेंजेस इट्स पोजीशन, when a person changes its position with respect to surroundings, the person is said to be in motion. अगर पर्सन अपनी पोजीशन सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो पर्सन है वो किस में है? वो मोशन में है. बट अगर वो अपनी पोजीशन सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, स्टूडेंट सिटिंग इन ए क्लास, तो हर स्टूडेंट ने ये बोला कि हम रेस्ट में हैं. क्यों? क्योंकि वॉल के रेस्पेक्ट में, क्लासरूम के विंडोज़ के रेस्पेक्ट में, डोर्स के रेस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही थी. मतलब उसके आसपास जो भी सराउंडिंग्स थी उसके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी. इसलिए स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि वो किस में, वो रेस्ट पर है. तो कंडीशन ऑफ रेस्ट क्या होगी? व्हेन अ पर्सन रेस्ट. कंडीशन ऑफ रेस्ट, व्हेन अ पर्सन do not changes
its position with respect to its surroundings, the person is said to be in rest। ये हमने इनकी जनरल डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है। इसके बाद इसके साथ साथ एक नोट मैं लिखवाना चाहूँगा यहाँ पर। नोट में ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव का क्या मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। कंडीशन ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगी अगर आप सराउंडिंग्स को चेंज कर देंगे तो। जैसे फॉर सपोज किसी ने अपनी सराउंडिंग्स को, किसी ने स्पेस को, फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्स है हमारा, इस यूनिवर्स को अपनी सराउंडिंग्स माना और बोला कि हम जो है अभी हम मोशन में हैं, तो वो सही है। बट दूसरे स्टूडेंट ने, मतलब एक क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसने सराउंडिंग्स, क्लासरूम को नहीं, क्लास की दीवारों को नहीं, उसने सराउंडिंग्स माना है स्पेस को। स्पेस भी हमारे पास में, हमारे पास में होने का मतलब ये है कि जैसे अर्थ के बाहर है तो सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकता है। सब अपनी सराउंडिंग्स को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट ने स्पेस को अपनी सराउंडिंग्स माना और बोला कि मेरी जो कंडीशन है वो कंडीशन है मोशन की, क्योंकि मेरी पोजीशन जो है मून के रेस्पेक्ट में, मेरी पोजीशन जो है सन के रेस्पेक्ट में वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसका कहना गलत नहीं है। बट दूसरा स्टूडेंट जिसने सराउंडिंग्स, वॉल को, क्लास की दीवारों को, दरवाज़ों को, खिड़कियों को अपनी सराउंडिंग्स माना है, उसने कहा कि हम रेस्ट में। तो यहाँ पर दोनों ही स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर सही है, करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को बदल दिया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट लिखवाया रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जब भी आप कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं। सपोज दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, और कार में दो लोग बैठे हैं, कार में दो लोग बैठे हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब ए ने स्टेटमेंट दिया दैट ए इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्यों? क्योंकि अगर कार मूव कर रही है, फॉर सपोज 10 मीटर्स पर सेकेंड से कार मूव कर रही है, बट ए और बी की पोजीशन आपस में चेंज नहीं हो रही। इन दोनों के बीच में जो पोजीशन है, फॉर सपोज इन दोनों के बीच की पोजीशन 1 मीटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ही रहेगा, चाहे कार कितनी ही आगे चली जाए। इसीलिए ए ने स्टेटमेंट दिया कि दैट आई एम एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, आई एम एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी। बट अनदर पर्सन सी हु इज ऑब्जर्विंग ए एंड बी फ्रॉम आउटसाइड द कार। सी ने ए और बी को ऑब्जर्व किया कार के बाहर से। उन्होंने बोला, सी ने बोला कि दैट ए एंड बी आर इन मोशन। क्यों? क्योंकि वो सी के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार बदल रहे हैं। तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप कि आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ए किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा था? ए बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, क्योंकि ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, बट सी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो सी ने क्या बोला? सी ने बोला कि ए और बी जो है ये मोशन में, बट ए ने बोला कि मैं रेस्ट में हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए ने सही बोला और सी ने गलत बोला, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। क्योंकि सी ने सराउंडिंग्स क्या मानी है? सी ने सराउंडिंग्स मानी है रोड को, ट्रीज़ को, या फिर बिल्डिंग्स को। सी की सराउंडिंग्स ही हैं और ए की सराउंडिंग्स क्या है? ए की सराउंडिंग बी है। तो बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन नहीं बदल रही, इसीलिए ए ने बोला कि वो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ए इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू सी, बट सॉरी, ए इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी होना चाहिए यहाँ पे, बट इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो एक ही ऑब्जेक्ट ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट सी के रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो दोनों ही कंडीशन अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों की सराउंडिंग्स जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो दिस इज कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन वेयर वी नीड टू
गिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो या फिर अभी आप ये समझिए कि ए या मतलब कंडीशन ऑफ रेस्ट या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी, हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है इनकम्प्लीट टर्म्स रह जाएंगे। इन्हें बताने के लिए आपको हमेशा किसी ना किसी एक का रेफरेंस ज़रूर देना पड़ेगा, ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी एक का रेफरेंस ज़रूर से देना पड़ेगा। तो ये है मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे आसपास जो भी मोशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या व्हेन अ पार्टिकल कर देते हैं इसको, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन its motion is said to be rectilinear motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ऑब्जेक्ट नहीं, पार्टिकल। पार्टिकल और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है। अभी हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने के बाद कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ेंगे एसोसिएटेड विद मोशन, उसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट और पार्टिकल के बीच में डिफरेंस भी समझाऊंगा। और थोड़ा थोड़ा जैसे हम ये टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हेन वी आर सेइंग एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हेन वी आर सेइंग अ पार्टिकल। दोनों पार्टिकल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है ये भी आप समझ जाएंगे। रेक्टिलिनियर मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले एक और मोशन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर दोनों को साथ में कंपेयर करके स्टडी करेंगे। अनदर टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी moves in a straight line when a body moves in a straight line, its motion is said to be translatory motion। Its motion is said to be translatory motion। देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, यहाँ पर ये जो दोनों की डेफिनेशन है, डेफिनेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है या एक ही वर्ड अलग है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है पार्टिकल और यहाँ पर हमने यूज़ किया है बॉडी। दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। कैसे डिफरेंस है मैं समझाता हूँ आपको कि जब हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पार्टिकल का मतलब है कि जो डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। तो ऐसे केसेस में हमने ऑब्जेक्ट को क्या बोला, ऐसे केसेस में हमने ऑब्जेक्ट को बोला पार्टिकल। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज़ जो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में बड़ा है या कंपेरेबल है, बड़ा है या कंपेरेबल है, या ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का साइज़ जो है ये एक दूसरे से कंपेयर किए जा सकते हैं, या दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, या एक दूसरे से मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा है। तो ऐसे केसेस में हम ऑब्जेक्ट के साइज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या मानेंगे, ऐसे केसेस में हम उसको बोलेंगे बॉडी। एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि जैसे आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन ने एक ट्री को क्रॉस किया, ट्रेन ने एक ट्री को क्रॉस किया, तो यहाँ पर आप ट्रेन को या फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ट्रेन ने इस ट्री को क्रॉस करने में टाइम लगाया वो डिपेंड करेगा किस पर,
वो डिपेंड करेगा ट्रेन की स्पीड पर और ट्रेन की लेंथ पर। ट्रेन की लेंथ कितनी है ये उस पर डिपेंड करेगा। पर अगर ये ट्रेन जा रही है दिल्ली से कोलकाता, अगर ये ट्रेन जा रही है दिल्ली से कोलकाता, तो दिल्ली से कोलकाता जाने में ये ट्रेन का साइज़ कितना है ये मैटर नहीं कर रहा। मैंने जैसे बोला कि दिल्ली से कोलकाता जाने में ट्रेन को लग रहे हैं 36 आवर्स। अब ये ट्रेन की लंबाई, चाहे ट्रेन में एक कंपार्टमेंट हो या ट्रेन में 20 कंपार्टमेंट्स हो, ये इस टाइम को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। बट इस ट्री को क्रॉस करने में ट्रेन के कंपार्टमेंट्स या ट्रेन की लेंथ का रोल आएगा, क्योंकि अगर ट्रेन में सिर्फ एक कंपार्टमेंट है तो हमने देखा कि सिर्फ 10 सेकेंड्स में इस ट्रेन ने इस ट्री को क्रॉस कर लिया। बट अगर इस ट्रेन में 20 कंपार्टमेंट्स है तो वी नोटेड दैट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट या टू क्रॉस द ट्री इज 30 सेकेंड्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। जहाँ पर ट्रेन की लेंथ को या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दिल्ली और कोलकाता केस में देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन का साइज़ जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हमने क्या कंसिडर करा उसको, हमने पार्टिकल कंसिडर करा। और जहाँ पर ट्री को क्रॉस करने के केस में जो ट्रेन का साइज़ है वो ट्री की लेंथ से, ट्री की विड्थ से काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम ट्रेन के साइज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ट्रेन के साइज़ की वजह से ये जो टाइम टेकन है ये कम या ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमने ट्रेन को क्या माना, ऐसे केसेस में हमने ट्रेन को माना ऑब्जेक्ट। बट ऐसे केस में जहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रेन की साइज़ से काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में हमने ट्रेन को क्या माना, पार्टिकल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेक्टिलिनियर मोशन एंड द ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक शार्पनर है, इस शार्पनर को मैंने एक बिल्डिंग की हाइट से गिरा, मतलब एक बिल्डिंग से मैंने एक पर्टिकुलर हाइट से इस शार्पनर को ड्रॉप किया। तो ये जो बिल्डिंग की लेंथ है, सपोज 10 माले की बिल्डिंग है या 20 माले की बिल्डिंग है, वहाँ से हमने इस शार्पनर को गिराया, तो बिल्डिंग की लेंथ के कंपैरिजन में जो शार्पनर है इसका जो लेंथ है या इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ऐसे केसेस में हम शार्पनर को क्या बोलेंगे, ऐसे केसेस में हम शार्पनर को बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। बट अगर हम शार्पनर की जगह कोई बड़ा ऑब्जेक्ट गिराते हैं, शार्पनर की जगह कोई बड़ा ऑब्जेक्ट गिराते हैं, फॉर सपोज कोई बड़ी लकड़ी का डंडा, अगर हम कोई बड़ा लकड़ी का डंडा उसको बिल्डिंग के ऊपर से गिराते हैं, तो उस टाइम जो टाइम टेकन है, सपोज इस शार्पनर को गिरने में, ऊपर से नीचे गिरने में 10 सेकेंड्स लगते हैं। बट जैसे ही हमने वो बड़ा ऑब्जेक्ट गिराया तो हमने देखा कि जो टाइम है वो अब 10 सेकेंड नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो साइज़ है, उसके साइज़ की वजह से जो टाइम टेकन है, उसकी जो टाइम टेकन है वो लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना कम टाइम उसको नीचे जाने में लगेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो लकड़ी का जो बड़ा डंडा था उसको हमने क्या कंसिडर करा, उसको हमने बॉडी कंसिडर करी। पर शार्पनर जो काफ़ी छोटा है, जब हम उसको बिल्डिंग के टॉप से गिराएंगे तो हमने शार्पनर को क्या कंसिडर करा, हमने शार्पनर को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अ बॉडी। पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट लगभग एक है, और बॉडी जो है ये अलग है। बॉडी में क्या है, बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के हैं, ये भी हम जब मोशन से एसोसिएटेड टर्म्स पढ़ेंगे तब आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और बॉडी, इनके बीच में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। Circular motion. When a particle moves in a circular path, its motion is said to be circular motion. Its motion is said to be circular motion. कोई पार्टिकल जब एक सर्कल में मूव करता है तो उसके मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन।
when a body moves in a circular path, its motion is said to be रोटेशनल मोशन। जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है, बॉडी मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक बॉडी में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये एक बॉडी है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जब ये मूव करेगी, फॉर सपोज ये इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, ये इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, इस ये वाला पार्टिकल, तो ये एक बड़ा सर्कल बनाएगा, ये वाला इतना बड़ा सर्कल बनाएगा। सिमिलरली आप इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये एक्सिस के एकदम पास है, तो ये काफ़ी छोटा सर्कल बनाएगा। ये इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये एक अलग मेजरमेंट का सर्कल बनाएगा। इस पार्टिकल को देखें तो ये एक अलग मेजरमेंट का सर्कल बनाएगा। यानी हर एक पार्टिकल जो है एक अलग अलग मेजरमेंट का सर्कल बनाएंगे इस एक्सिस के चारों तरफ। तो इसमें मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल मोशन। यहाँ पर हम एक्सिस ऐड करेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, इट्स मोशन इज सेड टू बी रोटेशन मोशन। तो कैसे, मैंने आपको बताया एक बॉडी है, बॉडी में सिर्फ एक पार्टिकल नहीं होता, काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं। और जब ये सारे पार्टिकल्स एक एक्सिस के चारों तरफ मूव करेंगे तो आपने देखा कोई पार्टिकल छोटा सर्कल ट्रेस कर रहा है, कोई पार्टिकल बड़ा सर्कल ट्रेस कर रहा है। हाँ, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं, सारे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को ही ट्रैक कर रहे हैं और सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि सब अपने सर्कल को एक सिमिलर टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल अगर 1 सेकेंड में अपना सर्कल पूरा कर रहा है, 1 सेकेंड में अपना सर्कल पूरा कर रहा है, यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच रहा है सेम टाइम पे, उतने ही टाइम पे ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, उतने ही टाइम पे ये वाला पार्टिकल यहाँ से वापस यहाँ पर आ रहा है, उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। मतलब सबकी एंगुलर वेलोसिटी, सबकी सर्कल में घूमने की वेलोसिटी, चाहे वो छोटा सर्कल बना रहा हो या बड़ा सर्कल बना रहा हो, सारे पार्टिकल्स की सर्कल में घूमने की जो वेलोसिटी है वो सेम है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। और इंडिविजुअली इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब जैसे हम कंपेयर करते हैं, या जैसे अब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो अर्थ की एक्सिस है, इसकी जो लंबाई है, ये इसका जो डिस्टेंस है, ये इतना ज़्यादा है कि अर्थ का जो साइज़ है, ये इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ये इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसीलिए हमने अर्थ को यहाँ पर क्या कंसिडर करा, अर्थ को हमने यहाँ पर पार्टिकल कंसिडर करा, क्योंकि अर्थ की साइज़ बढ़ने से या छोटे होने से ये जो टाइम है ये कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ का ये जो सर्कुलर ट्रैक जो अर्थ कवर कर रही है, या जो सर्कुलर मोशन ये जो अर्थ कर रही है सन के चारों तरफ, ये इसके जो डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। बट अर्थ जब अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इसके छोटे या बड़े होने से हमारे जो दिन है 24 आवर्स का, उसमें इफेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं अर्थ में जो डे होता है ये 24 आवर्स का होता है, और जुपिटर में जो डे होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि जुपिटर का साइज़ बड़ा है। तो इस केस में, रोटेशन के केस में, ऐसे वाले केस में हम अर्थ के साइज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये ऐसे केसेस में अर्थ जो है क्या कहलाएगी, बॉडी कहलाएगी। बट ये सेम अर्थ जब अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर ट्रैक जो अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ का जो जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ की जो रिवॉल्विंग ऑर्बिट है इतनी बड़ी है कि अर्थ का साइज इस रिवॉल्विंग ऑर्बिट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो ऐसे केस में हमने अर्थ को क्या कंसिडर करा, ऐसे केस में हमने अर्थ को पार्टिकल कंसिडर करा। तो सेम ऑब्जेक्ट अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज एन बॉडी इन वन केस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल इन अनदर केस। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन, when a particle oscillates या when a particle makes to and fro motion about a mean position when a particle makes to and fro motion about the mean position, its motion is said to be oscillatory motion. After oscillatory motion, next type of motion is vibratory motion. Vibratory motion or vibration. When the frequency of oscillation is very high, when the frequency of oscillation is very high, then this oscillation is called vibration. Then this oscillation is called vibration. When the frequency of oscillation is very high, then this oscillation is called vibration. अब ये ऑसिलेशन क्या होता है? जैसे एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम अभी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है. इक्विलिब्रियम पोजीशन ही क्या कहलाती है? यही पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है. इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है. पार्टिकल के पास कोई भी एनर्जी नहीं होती, ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन. अब हमने इस पेंडुलम को यहाँ तक लेकर आए और पेंडुलम को यहाँ से लेकर आने के बाद हमने इसको छोड़ा तो ये मीन पोजीशन पर गया और इनर्शिया की वजह से ये यहाँ से ऐसे आगे निकल गया और फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आया. तो ये अपनी मीन पोजीशन के एक बार आगे जा रहा है और एक बार पीछे जा रहा है. इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. अ पार्टिकल इज मेकिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन. फिर इसके बाद जैसे अगर हमने इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हमने काफ़ी ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशंस को हमने काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया. मतलब ये पेंडुलम जो है काफ़ी जल्दी इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ जाने लगा. मतलब इसकी इसकी ऑसिलेशन इतनी तेज़ हो गई कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, या कह लीजिए इसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया. टाइम पीरियड जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया और फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. मतलब अब ये पेंडुलम जो है ये अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ बहुत जल्दी ऑसिलेट कर रहा है. तो ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या बोल देंगे? वाइब्रेशन. वाइब्रेशन कब बोलेंगे? जब टाइम पीरियड जो है काफ़ी कम हो जाएगा. टाइम पीरियड काफ़ी कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ऐसे ऑसिलेशन में टाइम पीरियड जिसमें टाइम पीरियड काफ़ी कम हो जाता है या फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. जैसे स्प्रिंग को आप कंप्रेस करके छोड़ दीजिए तो बहुत जल्दी वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करने लगेगा. तो ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन. अब अगर हम इसको धीरे धीरे छोड़ते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा. ऐसे मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन में ही अगर हम टाइम पीरियड को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलेंगे वाइब्रेशन. अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट मास क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.